नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मेघा शर्मा, और कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है बरसातों में होने वाले चर्म रोगों की समस्याएं और समाधान। दर्शकों, मौसम करवट बदल रहा है, बरसात अपने पीक पर है, लेकिन बरसात जैसे ही शुरू होती है बहुत सी स्किन प्रॉब्लम हमें जो है परेशान करती है। तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट जुड़े हैं। आप हैं डॉक्टर जीके वर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, आईजीएमसी शिमला। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। डॉक्टर साहब, जैसे आज हम बात कर रहे हैं बरसातों में होने वाले चर्म रोगों की समस्या और समाधान पर, तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बरसातों में वो कौन कौन सी स्किन डिजीजेस होती हैं। आजकल जैसे कि हमने टॉपिक बरसात पे लिया है, तो सबसे ज़्यादा क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से स्किन में फंगल इन्फेक्शन का होना बहुत कॉमन देखने को मिलता है। और फंगल इन्फेक्शन के बाद जैसे कि वेजिटेशन, प्लांट्स, घास आजकल बहुत कॉमनली ज़्यादा देखने को मिलता है, तो एक उससे होने वाली एलर्जी जिसको हम पार्थेनियम डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, वो ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। कई तरह के फूल आजकल उगते हैं, उनसे भी कई लोगों को एलर्जी होती है, तो वो देखने को ज़्यादा मिलती है। उसके बाद जैसा आपने देखा कि कीट पतंगे, इंसेक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कई वो भी एलर्जी कॉज कर सकते हैं हमारी स्किन को, जिसको हम पीटर्स डर्मेटाइटिस बोलते हैं, वो कॉमनली देखने को मिलती है। फिर जैसा कि हम हिमाचल से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे इसको फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, चाहे सेब की बात करें, नाशपाती की बात करें, कोई दूसरे फ्रूट्स की बात करें, तो आजकल हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है, उससे पहले स्प्रेज की जाती है, उससे भी कई लोगों को एलर्जी होती है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, उससे भी एलर्जी देखने को मिलती है। इसी तरह से जिन लोगों को गर्मियों में पसीना ज़्यादा पड़ता है, उससे भी कुछ फंगल इन्फेक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और घमौरियों की जो तकलीफ है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कॉमन डिजीज़ है जो कि बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि बरसातों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो अगर इसके सोर्सेज की बात की जाए फंगल इन्फेक्शन के, तो वो क्या क्या सोर्सेज रहते हैं इसके? फंगल इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो जो कॉमनली हम देखते हैं, एक हम जिसको हम पिट्रियसिस वर्सिकलर कहते हैं, उसका जो कॉज है, उसका जो कारण है, उसको हम मेलासिजिया फरफर करके एक फंगस होता है, वो हम सब की स्किन में रहता है। पर जब पसीना ज़्यादा पड़ता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, या कोई बहुत ऑक्लूसिव कपड़े पहनता है, टाइट कपड़े पहनता है, सिंथेटिक कपड़े पहनता है, तो उसमें वो फंगस, नॉर्मल फंगस जो है, ज़्यादा कॉलोनाइज कर जाता है और हमारी स्किन में वो ज़्यादा फैलता है, जिसकी वजह से वो डिजीज़ का रूप धारण कर लेता है। और सफ़ेद दाग जैसे हमारी चमड़ी में, गर्दन के आसपास, पीठ में या चेस्ट में पड़ते हैं, जो जिसको कि कई बार हम कंफ्यूज करते हैं फुलबेरी से, जबकि वो फुलबेरी नहीं होता है, वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। एक तो वो जिसकी हमने बात की। दूसरा जो आपने नाम सुना होगा, रिंग वॉर्म के नाम से लोग कहते हैं कि रिंग की तरह हमारे त्वचा में रिंग जैसे निशान पड़ रहे हैं, खारिश हो रही है, तो वो टीनिया कॉर्पोरिस जिसको हम कहते हैं, वो आजकल कॉमनली मिलता है। जहाँ तक सोर्स की आपने बात की, तो जो टीनिया वाले फंगल इन्फेक्शन है, उनके 3 सोर्स होते हैं। या तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन, फैमिली में एक किसी को है, एक चाहे किसी पेरेंट को है, चाहे बच्चों को है, तो वो एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है। दूसरा सोर्स रहता है एनिमल टू ह्यूमन। पेट्स आजकल बहुत कॉमनली हम रखते हैं, तो पेट्स को अगर कुत्ता है, बिल्ली है, उनमें अगर फंगल इन्फेक्शन है और हम उनको अपने क्लोज कांटेक्ट में रखते हैं, तो उनसे भी हमें फंगल इन्फेक्शन आ सकता है। तीसरा है एनवायरनमेंट या सॉइल। तो अगर हम इन्हीं 3 सोर्सेज की बात करें, और क्लिनिकली भी ये डिफरेंटली प्रेजेंट करते हैं। अगर ह्यूमन टू ह्यूमन है तो वो बहुत ज़्यादा रेडनेस नहीं होती, उसमें इन्फ्लेमेशन कम होती है। अगर सॉइल से है या एनिमल से है तो वो बहुत ज़्यादा रेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं। तो वो भी हम थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस सोर्स से ये फंगल इन्फेक्शन हुआ होगा। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन मतलब जल्दी हो जाता है एकदम से, तो फंगल इन्फेक्शन किन किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? ये अगर दूसरी भाषा में हम इसको बोलें तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या रहते हैं कि किन लोगों में ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर कोई ओबीज़ है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, उनके बॉडी फोल्ड्स जो है ओक्लूडेड रहते हैं, वहाँ पसीना ज़्यादा पड़ता है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फंगस एक तरह की घास की तरह है, उसमें अगर आपको नमी मिलेगी तो वो ग्रो करेगा।
तो अगर कोई ओबीस है, उनकी बॉडी फोल्ड्स में पसीना ज़्यादा रह रहा है तो वो बॉडी फोल्ड्स में उनको ज़्यादा होगा। दूसरा, जो लोग डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ में नाखून का फंगल इन्फेक्शन और बॉडी फोल्ड्स का फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। फिर इसी तरह से कुछ लोग जो हमारी माताएं बहनें हैं जो घरों में वेट वर्क करती हैं, कपड़े धोने का है, बर्तन साफ करने का है, कॉन्टिन्यूसली वो काम करती है, हाउस वाइफ्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली काम करती हैं, अगर वो अपनी त्वचा का ध्यान ना रखें, त्वचा को ज़्यादा टाइम गीला रखें तो उसमें भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेड रहती है, उनके हाथ की उंगलियों के बीच कॉमनली फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको हम कैंडिडल इंटरट्राइगो बोलते हैं, वो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तीसरा, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे बिना छाते के स्कूल जा रहे हैं, कोई बारिश में भीग गया तो उसके बाद वो जल्दी कपड़े नहीं चेंज किए, उन्होंने सूखे कपड़े नहीं पहने, तो गीला जब रहता है हमारा शरीर तो त्वचा में वो फंगस ग्रो करना शुरू कर जाता है, उससे फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कई बार ना जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, कई बार हम ध्यान ही नहीं देते हैं जी। तो वो क्या साइंस और सिम्टम्स है जो हो सकते हैं फंगल इन्फेक्शन? जी, फंगल इन्फेक्शन में सबसे पहले तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया पिट्रियसिस वर्सिकलर वाला जो था जिसमें सफ़ेद दाग पड़ते हैं, वो सिम्टोमेटिक नहीं होता है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, वो मतलब उसमें खारिश नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, कोई HIV एड्स का पेशेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है वो फंगल इन्फेक्शन, तो उन लोगों में थोड़ी सी खारिश हो सकती है, अदरवाइज वो एसिम्टोमेटिक होता है। पर देखने में उसमें वाइट से स्पॉट पड़ेंगे और उसमें अगर आप उंगली से, आप नाखून से उसको खुरचोगे तो उसमें छोटी छोटी स्केल्स निकलती है, पपड़ी सी निकलती है। तो ये तो पिट्रियसिस वर्सिकलर की बात कही। अगर हम दूसरे फंगल इन्फेक्शन जो कि टीनिया, जिनको हम रिंग वॉर्म बोलते हैं, उसमें लालगी आती है, खारिश होती है और वो रिंग की तरह फैलता है, अंदर से साफ होता हमारा शरीर उसको अंदर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो सेंटर पार्ट उसका जो है निशान का वो ठीक होना शुरू होता है और बाहर की तरफ वो फैलना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसको रिंग की तरह शेप बनती है उसकी, उसको रिंग वॉर्म कहते हैं। और उसमें कॉन्टिन्यूसली स्क्रैचिंग, खारिश होती है तो पेशेंट स्क्रैच करता है, और तो ये लालगी का होना, खारिश का होना, ये इसके सिम्टम्स रहते हैं कॉमनली। सिम्टम्स है, ठीक है। बरसातों का जब डॉक्टर साहब मौसम होता है तो अभिभावक जो होते हैं वो काफ़ी चिंतित रहते हैं अपने बच्चों की सेहत के लिए, और अगर बात की जाए स्किन की तो उनकी स्किन भी काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो बच्चों में वो क्या क्या जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो मेनली बच्चों में जो होते हैं? जहाँ तक वैसे तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन बच्चे को भी हो सकता है, नाखून का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, शरीर का इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, बालों का इन्फेक्शन। बच्चों में यूजुअली बालों का इन्फेक्शन कॉमनली देखा जाता है जिसको हम टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। उसमें एक्चुअली वो 3-4 तरह का होता है। एक उसमें बाल झड़ते भी हैं, एक पैच पड़ जाता है बालों बच्चों के सिर में, और उसका पता हमें तब लगता है जब हम उनसे पूछेंगे कि बच्चे आपके घर में तो किसी को नहीं है ये, या आपके स्कूल में किसी बच्चे को तो नहीं है। कई बार इसके एपिडेमिक फैल जाते हैं कि एक बच्चे को है वो सबको फैला देता है। अच्छा, वो जो सर पे पैच पड़ता है वो जी सबको हो सकते हैं। और उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक इन्फ्लेमेटरी, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी से मतलब है कि उसमें ज़्यादा सिम्टम्स होंगे, रेडनेस ज़्यादा होगी, उसमें से पस भी पड़ सकता है, बाल झड़ सकते हैं और बाल परमानेंटली भी झड़ जाते हैं, किरियन बोलते हैं उस फंगल इन्फेक्शन को। उसमें परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है अगर उसको सही से ट्रीट ना किया जाए, एंटी फंगल दवाइयाँ ना दी जाए तो वो परमानेंट हेयर लॉस कर सकता है। दूसरे जो फंगल इन्फेक्शन है सिर के, उसमें एक ग्रे सा पैच पड़ता है, बाल टूट जाते हैं, वो अगर एंटी फंगल हम देते हैं तो ठीक हो जाता है, बाल भी दोबारा आ जाते हैं। तो ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन दिखता है, होने को बड़ों में भी हो सकता है, पर बड़ों में बहुत ही अनकॉमन है, ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर डॉक्टर साहब इसके हम बात की जाए जो फंगल इन्फेक्शन होता है कि क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं कि इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए? जी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जो वेटनेस है, कोई गीला काम कर रहा है, कपड़े धोने का है, बर्तन धोने का है, तो उसके बाद इमीडिएटली अपने हाथ को ड्राई कर ले। लंबे वक्त के लिए अपने हाथ पाँव को गीला ना रखें। जो लोग ओबीज हैं वो थोड़ा वेट रिडक्शन की मैं एडवाइस दूंगा उनको। वो कोई डायबिटिक है वो अपने डायबिटीज़ का कंट्रोल रखें, और अगर बरसात में किसी का शरीर गीला हो रहा है तो इमीडिएटली उसको ड्राई करके नए कपड़े पहने। और जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन की एक बार हो गया है, उनको अब ट्रीटमेंट पे डाला है, तो उसमें एक जनरल मेजर ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो कपड़े हैं उन लोगों के, वो एक तो सेपरेटली उसको वॉश करे, उल्टा करके उनको प्रेस करे, क्योंकि हीट से भी ये फंगल स्पोर्स मर जाते हैं।
और शेयर ना करें एक दूसरे के कपड़े, एक दूसरे की कॉम, आर्टिकल्स टॉवल्स एक दूसरे के शेयर ना करें, शूज़ ना शेयर करें, ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। और तीसरी चीज़, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उसको हमने ट्रीटमेंट पे डाला है, तो वो जितना डॉक्टर ने जितने ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट बताई है उसको उतने ड्यूरेशन तक लें। और जैसे कि हाँ, एक इसमें रूल ऑफ 2 भी हम बोलते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जहाँ पर निशान है फंगल इन्फेक्शन का, तो उस निशान पे तो दवाई लगानी है, एंटी फंगल क्रीम उस निशान से 2 सेंटीमीटर बाहर तक लगानी है। और जब पेशेंट को लगे कि मेरा फंगल इन्फेक्शन अब ठीक हो गया है, स्किन बिल्कुल नॉर्मल दिखने लग गई है, तो उसके भी 2 हफ्ते बाद तक वो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखे, क्योंकि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन फिर भी स्किन में रहता है। तो अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर से ग्रो करेगा और वो रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन फिर हो जाते हैं। वो उसमें पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं, 6 महीने साल तक भी कई लोग परेशान रहते हैं कि मेरा फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। तो ये सावधानियां जो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अगर कहीं फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके चारों ओर आपको क्रीम लगानी, बल्कि थोड़ा उसके बाहर की परतों में भी लगानी है। लेकिन अगर वो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका और क्या इलाज होता है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन का जो आजकल ना एक एपिडेमिक सा फैला हुआ है, बहुत बुरी तरह से फैलते कुछ सालों से। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। एक तो कि जैसे मैंने पहले बताया कि पेशेंट जो है ना वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, थोड़ा सा ठीक हुआ तो उसको दवाइयाँ लगानी बंद कर देते हैं। तो फंगस एक घास की तरह है, अगर हम उसको जड़ से फेंकेंगे नहीं, ट्रीट कंप्लीटली नहीं करेंगे तो वो फिर से ग्रो करेगा और रिकरेंटली चलता रहेगा। तो अगर जैसे आपने पूछा कि अगर किसी को ज़्यादा है तो हम उसमें एक पहले तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे। हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी एक स्लाइड बनाते हैं, इमीडिएटली 10-15 मिनट में उसका रिजल्ट आ जाता है। माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते हैं कि वो फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं है, या कोई और कोई एक्जिमा तो नहीं है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन बहुत टाइम के लिए चल रहा है, दवाइयों से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए हम कल्चर करते हैं। हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम सैंपल भेजते हैं जहाँ की उस फंगस को ग्रो किया जाता है और देखा जाता है कि फंगस क्या है, कौन सा फंगस है। आजकल जैसे फंगस का जो ट्रेंड है वो भी एपिडेमोलॉजी वो चेंज हो रही है। पहले कोई और फंगस थे जो कॉमनली डिजीज़ करते थे, आजकल दूसरे फंगस की वैरायटी चेंज हो रही है, जिससे कि उनमें कौन सी ड्रग सूट कर रही है उसकी ससेप्टिबिलिटी भी की जा सकती है। फिर आती है ट्रीटमेंट की बात। जैसे मैंने पहले कहा, हम अगर लगाने वाली एंटी फंगल देनी है तो वो 2 हफ्ते बाद तक कंटिन्यू रखें, जब उनको पेशेंट को लगे कि ठीक हो गया हूँ मैं। दूसरा कि जो हम ज़्यादा जिनको है उनको ओरल एंटी फंगल भी देते हैं, खाने वाली एंटी फंगल देते हैं, इसमें कैप्सूल्स भी आते हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, तो वो लंबे टाइम के लिए हम उनको देते हैं। और सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस हमने पहले बताई उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कि लोग जब भी किसी को ग्रोइन में या कहीं फोल्ड्स में, बॉडी फोल्ड्स में, कहीं भी बॉडी के किसी भी फोल्ड में फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो डायरेक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं आते हैं। वो अपने सहेली से, अपने फ्रेंड से पूछ लेते हैं कि मैं क्या यूज़ करूं। बड़ी समस्या है कि जो सेल्फ कहते हैं ना कि सेल्फ मेडिकेशन की जाती है, तो उसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो आप बताइए कि जो सेल्फ मेडिकेशन का जो है एक तरीका, उससे क्या क्या परिणाम? एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं चाहूँगा कि हम लोगों की जो सेवाएं हैं, सरकार हमें इतनी सैलरी सिर्फ इन्हीं पेशेंट्स को ठीक करने के लिए देती है, तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। स्किन स्पेशलिस्ट अब ऐसा नहीं है, प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स में है, प्राइवेट में भी है, सरकारी में भी है, तो सरकारी में ही दिखाएं, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो पूरा प्रिकॉशंस बताएंगे, ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे। दूसरा, जो हम सेल्फ मेडिकेशन की बात कर रहे थे, उसमें एक जो प्रॉब्लम आती है, पेशेंट्स कॉकटेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रीम्स यूज़ करते हैं, उसमें स्टेरॉयड भी होगा, एंटी फंगल भी होगा, एंटीबायोटिक्स भी होगी, तो उसका फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। जब हम स्टेरॉयड एंटी फंगल के साथ देंगे तो जो फंगस है वो टेम्परेरली थोड़ा सा कम दिखेगा, लाली कम हो जाएगी चमड़ी की, पर वो फंगस ख़त्म नहीं होगा, रादर वो ज़्यादा फैलेगा बाद में, जैसे ही आप उस ट्यूब को बंद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर उसमें प्रॉब्लम्स आने की रहती है। तो स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं। जी, तो दर्शकों, जैसे डॉक्टर ने बताया, आज की डेट में डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि बहुत सी एंटी फंगल क्रीम, साबुन, इस तरह की चीज़ें आती है और लोग बिना सलाह के यूज़ कर लेते हैं। तो ज़रूर उन्हें इस तरह से यूज़ ना करें, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ ताकि आगे चल के आपको ज़्यादा समस्याएं ना आए। डॉक्टर साहब, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अलावा, ये तो थी एंटी फंगल की बात, इसके अलावा कीट पतंगों से भी
बरसातों में देखते हैं कि कीट पतंगे बहुत हो जाते हैं, तो उस कारण से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उससे क्या क्या स्किन डिजीज होती है? एक तो कॉमनली जो आजकल देखा जाता है, जो बच्चे एलर्जिक होते हैं, जिनको हम अटॉपिक बोलते हैं, उन बच्चों को जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, पेरेंट्स को कुछ नहीं होगा, दूसरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, जिस बच्चे की स्किन सेंसिटिव है उसको छोटे छोटे लाल दाने आएंगे। और मदर्स की जो कंप्लेंट रहती है कि डॉक्टर साहब ये हर साल इस सीजन में इस बच्चे को ज़्यादा होता है, तो बेसिकली वो कोई और चीज़ नहीं है, वो इंसेक्ट बाइट्स होती हैं, उसको हम पेपुलर आर्टिकेरिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। और जो बच्चे सेंसिटिव स्किन वाले तो उनमें ज़्यादा होती है, तो हम उनको यही रीअश्योर करते हैं कि एक तो आप बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएं कि उसका एक्सपोजर इन कीटों के लिए कम रहे, मतलब पूरी फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, शॉर्ट्स में ना या उसमें टी शर्ट्स में ना घूमें, जहाँ गार्डन में ना ज़्यादा घूमें, इस तरह का ध्यान रखें। अगर किसी को हो जाता है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो ठीक हो जाता है। फिर एक और समस्या आती है आजकल, जैसे आप रात को कहीं बाहर लॉन में बैठे हैं, वहाँ पे लाइट है, लाइट के चारों तरफ बहुत सारे कीट पतंगे आ जाते हैं, उसमें से कुछ कीट्स इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो काटते नहीं हैं। जब वो हमारी स्किन पे उनको हम क्रश कर दें गलती से, तो वो स्किन को बर्न कर देते हैं, जिसको हम पीडरस डर्मेटाइटिस बोलते हैं। पेशेंट इतना परेशान होता है कि सडनली रात को मुझे इस तरह का जलन हो गई और सारी स्किन मेरी जल सी गई है, तो उसको पीडरस डर्मेटाइटिस बोलते हैं। हम उसमें फिर पेशेंट को स्टेरॉयड वाली क्रीम या उसके साथ एंटीबायोटिक्स वाली क्रीम देते हैं, और उससे वो ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि हम देखते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। हिमाचल की बात कर ली जाए तो जो किसान बागवान है, मतलब सेब होते हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं, तो कई बार क्या होता है कि पेस्टिसाइड से भी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और चीज़ मैंने गांव में देखी है, कांग्रेसी घास करके घास होता है, उससे बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि आपने कांग्रेस घास या गाजर घास भी बोलते हैं, इसको सफ़ेद फूलों वाली बूटी भी कहा जाता है। ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कहना चाहूँगा कि ये जो ग्रास है, इसका बीज सबसे पहले पूना में इसको कांग्रेस ग्रास भी इसलिए कहा जाता है कि ये यूएस की कांग्रेस ने इंडिया के लिए एक गेहूं की शिपमेंट सैंक्शन की थी, और उस गेहूं की जो शिपमेंट इंडिया आई थी वो पूना में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो इसका बीज पूना में सबसे पहले आया था, और इसकी एलर्जी का भी सबसे पहले केसेस पूना और पूना के राउंड देखा गया था, क्योंकि इसका बीज जो है गेहूं के साथ आया था। और ये आज इतनी बुरी तरह फैल चुकी है हमारे देश में, ये रेगिस्तान को और हिमालय को छोड़ के बाकी सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं हम इसको। सड़क के किनारे आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर का एक छोटा सा पौधा होता है, उसमें वाइट स्पॉट्स, वाइट फ्लावर आते हैं, उसको हम कांग्रेस घास कहते हैं। इसका फूल भी एलर्जी कॉज करता है, पत्ते एलर्जी कॉज करते हैं, और अगर सूख जाए, सूखने के बाद आप इसको जला रहे हैं तो जो इसका फ्यूम्स निकलेंगे उससे भी एलर्जी होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इवन ह्यूमन के साथ साथ हमारी एनिमल्स को, हमारी कैटल, हमारी काउज को, उनका मिल्क प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करता है, मीट को इफ़ेक्ट करता है, उनमें एलर्जी कॉज करता है, ह्यूमन में अस्थमा कर सकता है, स्किन की एलर्जी कर सकता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की। तो इसके केसेस भी बरसात में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल बहुत ग्रो करता है। दूसरी बात आपने जैसे कही, इसके साथ जैसे हम ग्रास और उसकी बात कर रहे थे, उससे पहले मैं कुछ फूलों की भी बात करूँगा। कुछ लोगों को फूलों से भी एलर्जी होती है आजकल, जैसे फ्लावर्स काफ़ी होते हैं, गेंदे से एलर्जी होती है, प्रिमुला एक फूल होता है, उससे एलर्जी होती है। तो बहुत सारे क्राइजेंथेमम होता है एक फूल, उससे एलर्जी होती है। तो आपने कई बार देखा होगा, कई नेता हमारे, उनको जब मालाएं डाली जाती हैं फूल की, तो कुछ दिनों के बाद वो कंप्लेंट करते हैं कि पूरी गर्दन रेड हो गई है। तो वो भी एक तरह की एलर्जी आजकल देखने में ज़्यादा आती है, फूलों की एलर्जी होती है। फिर उसके बाद आपने कहा कि हिमाचल फ्रूट बाउल ऑफ कंट्री है, तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वो हमारी स्किन को, शरीर को भी हार्म करते हैं। इवन जैसे आपने सुना होगा, जहाँ पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ होते हैं वहाँ पर कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से स्किन में भी डैमेज करता है। स्किन में दो तरह की एलर्जी करता है, एक को हम इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं, एक को एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो थीसिस था जब मैं आई वॉज स्टूडेंट, तो मेरा टॉपिक भी यही था कि हिमाचल के बागवान और सब्जी उगाने वाले लोगों में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से क्या क्या स्किन की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो उसमें वो स्टडी मेरी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी हुई है, और उसमें हमने यही पाया कि यहाँ भी ये बहुत कॉमन है। 26% to 30% लोगों में ये देखने को मिलती है, क्योंकि हम
प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं यूज़ करते हैं। जब हम स्प्रे करेंगे ना, हम हैट का यूज़ करेंगे, गॉगल का यूज़ नहीं करेंगे, ग्लव्स का यूज़ नहीं करेंगे। जिस ड्रम में हम पेस्टिसाइड मिला रहे हैं उसी में हाथ डालेंगे तो हैंड डर्मेटाइटिस, हैंड एक्जिमा कॉज कर सकता है। एक हम वर्ड यूज़ करते हैं ABCD, एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। मानो मैं स्प्रे कर रहा हूँ तो वो स्प्रे पूरी हवा में जाएगी और वहाँ से किसी दूसरे के शरीर तक जा सकती है, एयर में वो ट्रांसमिट करती है। तो जो लोग सेंसिटिव है उनको भी उसकी एलर्जी हो सकती है, तो वो भी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो वायरस से जो डिजीज़ होता है स्किन से रिलेटेड, वो कौन कौन से होते हैं? आजकल अगर हम इस सीज़न की बात करें तो बच्चों में आजकल हम कॉमनली हॉस्पिटल में देख रहे हैं डिजीज़ होती है हैंड फुट माउथ डिजीज़। उसमें हाथ में, पैर में और मुंह के अंदर छाले पड़ते हैं बच्चों के, और उसमें बच्चों को दर्द और इरिटेशन होती है। बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, बट कई बच्चों को बुखार भी हो सकता है। ऑल्दो इट इज़ कॉमनली इन चिल्ड्रन, बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, बट बड़ों में भी होता है और ये कम्युनिकेबल है। अच्छा। एक अगर बच्चे, किसी छोटे बच्चे को ये डिजीज़ है, वो स्कूल जा रहा था, हम उसको मना कर देते कि आप स्कूल मत जाइए अब 5-7 दिन के लिए, जब तक ये डिजीज़ सबसाइड नहीं करती है तब तक आप घर पे ही रहिए, और नहीं तो दूसरे बच्चों को भी फैलता है। तो उसमें हाथ, पाँव, मुंह के अंदर छाले पड़ते हैं, उसको हम सिम्टोमेटिक, क्योंकि वायरल डिजीज़ है, कोई एंटीवायरल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इचिंग है तो एंटी एलर्जिक देंगे, अगर दाने आ रहे हैं तो उसके लिए स्टीरॉयड प्लस एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन के रूप में क्रीम देते हैं, उससे वो ठीक हो जाती है। और कुछ लोगों में आजकल देखा गया है कि चिकन पॉक्स भी आजकल थोड़े लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये वायरल इन्फेक्शन की बात है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि जब चिकन पॉक्स किसी को होता है, फर्स्टली तो पहले बहुत दर्द रहता है बॉडी में जहाँ जहाँ वो होते हैं, और एक बात ये भी कही जाती है कि उसके जो निशान है वो रह जाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना ज़रूरी है? चिकन पॉक्स भी हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और अगर घर में एक बच्चे को हो गया है तो अगर बाकियों को नहीं हुआ है तो उनको भी चांसेस होते हैं कि वो दूसरों को हो सकते हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट मेथड से फैलता है, सांस लेने की विधि से फैलता है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं, निशान आएंगे, वो बुखार भी ज़्यादा नहीं होगा, तो हम उनको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, उनको एंटीवायरल भी नहीं देते हैं। अगर चिकन पॉक्स बड़ों को हो, अडल्ट्स को हो, तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है। सम टाइम इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, पूरे शरीर की सारे अंगों को इफ़ेक्ट कर सकता है। लंग्स में निमोनिया हो सकता है, ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो सकती है, बुखार बहुत ज़्यादा होता है, स्किन में जो दाने आते हैं उसमें दर्द हो सकती है, खारिश हो सकती है। तो अगर किसी बड़े को चिकन पॉक्स हो रहा है तो उसको इमीडिएटली स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और एंटीवायरल जितने भी ड्यूरेशन के लिए 7 से 10 दिन के लिए अगर लिखी गई है पूरी लें, तो ये वायरल इन्फेक्शन की बात है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बरसातों में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो पसीना भी आता है, उसके कारण से स्किन में तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्कैल्प की भी बहुत समस्या रहती है, स्कैल्प में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ तक पसीने की बात है, सबसे ज़्यादा कॉमन तो उससे पैर में, जिनको पैर में पसीना ज़्यादा आता है तो उनको फंगल इन्फेक्शन, टीनिया पीडिस हम उसको कहते हैं, तो उनको पैरों में फंगल इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोगों को बॉडी फोल्ड्स में भी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको भी हम, एक तो हमारी एडवाइस रहती है कि वो लूज़ क्लोथिंग्स लूज़ पहने, कपड़े ढीले पहने, और इसके लिए हमारे पास पसीने को कम करने के लिए भी कई मेडिसिन आती है, लगाने वाली मेडिसिन आती हैं, उनको यूज़ करें। फिर एक फॉर्मलिन आती है 5% का, उसमें हम घोल बनाते हैं, उसको पैरों में, हाथ में भी लगाते हैं ताकि पसीना कम हो जाए। उसी तरह से जैसे आपने स्कैल्प की बात की, तो कुछ लोगों में फंगल इन्फेक्शन, जैसे हम फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, पिट्रियसिस वर्सिकुलर, वही इन्फेक्शन स्कैल्प में डैंड्रफ, ज़्यादा डैंड्रफ के रूप में आजकल ज़्यादा देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जब डैंड्रफ होता है तो अक्सर ये भ्रांति है कि ये कहा जाता है कि आप अच्छे से ऑयलिंग करें, ये सब चीज़ें कही जाती है, लेकिन इसके बारे में आप बताएं कि क्या सही है ऑयल यूज़ करना? देखिए, जिस फंगस को मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिट्रियसिस वर्सिकुलर करता है, इसको सीबोरिक कैपिटिस या डेंड्रफ जिसको हम कह रहे हैं, उसको एग्रेवेट करता है। ये फंगस वैसे हमारी स्किन में होता है। ये फंगस अगर साइंटिफिक टर्म में बात करूँ, ये लाइपोफिलिक होता है, दैट मीन्स ये ऑयल को खाता है। तो अगर आप ऑयल आप उसको लगा रहे हो, सिर पे की चमड़ी में आप ऑयल लगा रहे हो, तो आप उस फंगस को फीड कर रहे हो, तो वो फंगस ज़्यादा कॉलोनाइज करेगा, ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, और हमारे स्कैल्प में, सिर में जो थोड़ा बहुत जो फिजियोलॉजिकल डेंड्रफ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि वहाँ पे फंगस ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उसी तरह से उस फंगस की ग्रोथ सिर में भी ज़्यादा होती है, शरीर में भी वो आ जाता है, जहाँ की वाइट दाने, जो हमने शुरू में वाइट पैचेस की बात की, वो पिट्रियसिस वर्सिकुलर के रूप में फंगल इन्फेक्शन करता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ऑयल ना लगाएं। ऑयल का देयर इज़ नो रोल फॉर, इफ़ वी से फॉर ग्रोथ ऑफ हेयर,
नो रोल, एब्सोल्युटली नो रोल। कोई इसको कोई वो ताकत नहीं देता है, बट मैनेजेबल बनाता है, बालों को उड़ने नहीं देगा, ड्राई नहीं रहेगा, वो उसमें आपके बाल मैनेजेबल हो जाते हैं। ऑयल अगर किसी ने लगाना भी है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमें ये बताया जाता है कि ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, वो आपके मैनेजेबल रख सकता है बालों को, तो आप बालों के ऊपर लगाएं, ना कि चमड़ी में मालिश ना करें। तो और बेस्ट अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो कंडीशनर्स आर बेटर, बट ऑयल भी लगा सकते हैं, बट नॉट ऑन द स्किन। राइट, ठीक है। डॉक्टर साहब, आप जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट आईजीएमसी शिमला में, तो अभी वर्तमान समय में आईजीएमसी में किस किस तरह की जो सुविधाएं हैं, अगर किसी को अपना स्किन टेस्ट करवाना हो तो क्या क्या सुविधाएं हैं? हाँ, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो कि हम पार्थिनियम से डिस्कस कर रहे थे, तो उसके लिए अगर हमने कंफर्म करना कि पार्थिनियम से है कि किसी और चीज़ से, तो उसके लिए हम एक पैच टेस्ट करते हैं आईजीएमसी में, जो कि बहुत सस्ता है, 100 रुपीज़ हम चार्ज करते हैं उसका, और हम कम से कम 50 एलर्जेंस को एक साथ टेस्ट करते हैं। हम उसको बैक पे लगाते हैं, पीठ पे लगाते हैं पेशेंट की, और 48 आवर्स के बाद उसको हम रिमूव करते हैं। तो 48 आवर्स को हम पेशेंट को नहाने के लिए मना करते हैं, उसको निकालने के लिए मना करते हैं। अगर खारिश हो रही तो उसको खींचे ना, वो कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो कि हम पेशेंट को बताते हैं। और 48 आवर्स के बाद हम उसकी फर्स्ट रीडिंग लेते हैं, और उसमें देखते हैं हम कौन कौन से स्पॉट्स पे रेडनेस आई है, या वहाँ पे दाने हुए हैं, या इरिटेशन हुई है पेशेंट को, तो उसमें हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ है एलर्जी। मानो जैसे हमने कांग्रेस घास की बात की, तो उसका भी एंटीजन हमारे पास रहता है, तो उसमें एलर्जी आ जाती है। फिर हेयर डाई की अगर बात करें तो उसकी एलर्जी भी हम कॉमनली देखने को मिलती है। तो पैच टेस्ट से हम उन एलर्जीज के बारे में पेशेंट को कंफर्म करके बोल सकते हैं कि आपको इस चीज़ की एलर्जी, आप इस चीज़ का आगे से उपयोग ना करें। और फिर हम 48 आवर्स के बाद 96 आवर्स में फिर से उसकी एक रीडिंग और लेते हैं। कुछ एलर्जेंस ऐसे होते हैं जो कि लेट रिएक्शंस देते हैं, 48 आवर्स में नेगेटिव होगा, बट 96 आवर्स पे वो पॉजिटिव आ सकता है, तो पेशेंट्स को इसमें हेल्प मिलती है। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ जाते जाते आप जो है हमारे दर्शकों के लिए अपना संदेश देकर जाएं। देखिए, आजकल जैसे कि हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होते हैं। फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में जो एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, वो ये है कि एक तो पेशेंट ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, वो कृपया ना करें। आप जो नियरेस्ट आपके डर्मेटोलॉजिस्ट है उसको दिखाएं। आईजीएमसी में भी आप आ सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपका डर्मेटोलॉजिस्ट देता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जैसे हमने बताया था रूल ऑफ 2, ट्रीटमेंट आप 2 हफ्ते और ज़्यादा कंटिन्यू रखें, जब आपको लगे स्किन बिल्कुल साफ़ हो गई, उसके भी 2 हफ्ते बाद तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स कभी ना ले, जो कॉकटेल्स 4-5 दवाइयों की एक क्रीम आपको परोसी जाती है, उसको कभी ना ले। स्टेरॉइड्स कभी ना यूज़ करें फंगल इन्फेक्शन में, उससे वो फंगल इन्फेक्शन को मास्क करेगा, ख़त्म कभी नहीं करेगा और ज़्यादा फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जीके वर्मा हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जीके वर्मा। शरीर जो है ईश्वर ने दिया है, लेकिन उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।